हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे इस चैनल की खासियत ये है कि हम बिल्कुल बेसिक्स से, जिसको ज़ीरो पता है सब्जेक्ट के बारे में, उसके लिए भी ऐसे लेक्चर्स बनाते हैं कि वो आसानी से चीज़ों को समझ सके। ठीक है। तो आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता ही है, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हों, चाहे कोई भी आपका जो एंट्रेंस होते हैं वो हो, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स इसलिए भी ज़रूरी है हमें पढ़ना क्योंकि ये एज अ बेस एक्ट करता है कई सारे सब्जेक्ट्स का जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि, या उनको आप एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं, जैसे कि आईसी इंजन हो गया, आरएसी हो गया, पावर प्लांट हो गया, और कुछ हद तक हीट ट्रांसफ़र भी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो अगर आपके थर्मोडायनेमिक्स के जो कंसेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो उन सब्जेक्ट्स में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है। तो ये बेसिकली पहला लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का जिसमें हम चीज़ों को पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, आज के लेक्चर में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले बहुत बेसिक से शुरू करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और क्यों हमारे लिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना ज़रूरी है, मतलब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस ये 3 टॉपिक ही कवर करेंगे ताकि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वर्ड थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ठीक है। इसके जो बेस वर्ड हैं वो ग्रीक हैं। एक तो है ये थर्म। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। ठीक है। और दूसरा वर्ड है डायनामिस, जिसका मतलब क्या होता है? फोर्स या फिर पावर। ठीक है। ये बेसिक एटिमोलॉजी है आपके थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है। अब अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर आता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है, तो पहले तो मैं आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ और उसके बाद एक एक एस्पेक्ट इसका समझते हुए चलेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? It is a fundamental subject that describes the basic laws governing the occurrence of physical processes associated with transfer/transformation of energy। तो पहले इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है। तो आपको ये चीज़ पता है कि नेचर में बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। ठीक है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में किन प्रोसेसेस से डील करते हैं? हम उन प्रोसेसेस से डील करते हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, आप खाना खाते हैं। ठीक है। तो खाने के अंदर जो होता है वो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक। जब वो आपके पेट में जाता है, उसका डाइजेशन होता है, तो उसके बाद हमारी बॉडी में क्या होता है? हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि केमिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वैसे ही आप एक आईसी इंजन या फिर अपने बाइक का, कार के इंजन को देख सकते हैं। फ्यूल में जो होता है केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें ट्रांसफ़र, या मतलब ट्रांसफ़र यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी जा रही है, वो तो ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। तो ऐसे प्रोसेसेस, ऑब्वियस सी बात है यार, प्रोसेस हो रहे हैं नेचर में तो किसी लॉज के अंतर्गत ही हो रहे होंगे। कुछ ऐसी लॉज होंगी जो कि उन प्रोसेसेस को गवर्न कर रही होंगी।
ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली उन्हीं लॉज की स्टडी है, ठीक है। कौन सी लॉज की स्टडी है? जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस जो होते हैं उनमें जो लॉज लगती हैं उनकी स्टडी क्या है? आपका थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। एक पोर्शन तो ये हो गया, और दूसरा पोर्शन क्या है? एंड ऑल्सो इट स्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर बीइंग अफेक्टेड बाय दीज प्रोसेसेस। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि इन प्रोसेसेस में अफेक्ट हो रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपका थर्मोमीटर का एग्जांपल लेते हैं, या फिर थर्मोमीटर का छोड़ो और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक आपकी बॉडी है, ये एक बॉडी हो गई, ये दूसरी बॉडी हो गई, इस बॉडी से हीट जो है वो इस बॉडी में जा रही है। तो यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इफेक्ट हो रही होगी। भाई इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा होगा, इस वाली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? एक तो वो लॉस पढ़ते हैं जिनके अंतर्गत ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है वो लॉज हो गई, और दूसरा जो इन प्रोसेसेस में हमारे प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहे हैं। आपने देखा होगा यार, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है थर्मोडायनेमिक्स की, क्योंकि 11th वगैरह में थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स आता है थोड़ा बहुत, तो उसमें आपने देखा होगा आप जनरली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से डील करते हो। क्यों? क्योंकि अगर एक प्रोसेस हो रहा है तो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट आता है, उसका प्रेशर चेंज हो रहा है या वॉल्यूम चेंज हो रही है या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ें हमें क्या करनी होती हैं? इस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी होती हैं। आई होप आपको थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये समझ में आया होगा कि बेसिकली ये किस चीज़ की स्टडी है, ठीक है। अब हम आते हैं कि इस थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के तरीके क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है मैक्रोस्कोपिक व्यू या फिर क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा क्या होता है आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू, जिसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो अब सीधी सी बात है यार, देखो मैक्रोस्कोपिक व्यू का क्या मतलब है? मैक्रो मतलब आप ये आपके दिमाग में मैक्रो नाम से ही आ रहा होगा कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कोई बड़ी चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हम सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को क्या कर लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी स्टडी करते हैं। अब भाई देखो सीधी सी बात है, ये जो हमने क्वांटिटी ऑफ मैटर फिक्स करी है, इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स होंगे। तो मैं इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स की स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे के पूरे पोर्शन की क्या कर रहा हूँ? स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं, मान लो एक बकेट है आपका, यहाँ पे ये बकेट हो गई, इसमें वाटर आपने भर दिया, ठीक है, और आप उसका टेम्परेचर नाप रहे हो, ठीक। तो ये एक तरीके से क्या है? मैक्रोस्कोपिक व्यू है कि आप ये जो पूरा का पूरा क्वांटिटी है उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। आप ये मेजर नहीं कर रहे कि इंडिविजुअल जो पार्टिकल हैं उनके पास कितनी एनर्जी है, उसके हिसाब से आप टेम्परेचर का कोरिलेशन निकाल रहे हो। नहीं, आप क्या कर रहे हो? एज अ होल इस पूरे एरिया को ही क्या कर रहे हो, या इस पूरी क्वांटिटी को ही स्टडी कर रहे हो। इसको क्या बोलते हैं? हम मैक्रोस्कोपिक व्यू कहते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या होता है? जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी कैरी आउट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? माइक्रोस्कोपिक व्यू या फिर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये जो इंजीनियरिंग लेवल का सिलेबस होता है वो बेसिकली किससे डील करता है? हमारा क्लासिकल या फिर मैक्रोस्कोपिक व्यू से ही डील करता है। हम बहुत रेयरली ही जो आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक व्यू से रिलेटेड थोड़ी और चीज़ें लिखी हुई हैं। मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स इज ओनली कंसर्न विद द इफेक्ट्स ऑफ द एक्शन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड दीज इफेक्ट्स कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस, ठीक है।
यहाँ पे क्या है कि भाई मैक्रोस्कोपिक व्यू में मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं होती, उसमें एज अ होल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की कंबाइंड स्टडी हो रही है, उनका ओवरऑल इफेक्ट देखा जा रहा है। और वो जो इफेक्ट है वो ह्यूमन सेंसेस के द्वारा क्या किया जाता है, परसीव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेशर का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, देखो बेसिकली यार अगर आपको मैं बताऊं प्रेशर क्या होता है, ये मान लो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मान लो मैं क्या बात करता हूँ, प्रेशर ऑफ गैस की बात करता हूँ। तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है एक, वो इस वॉल के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, दैट नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। ठीक है, तो अब अगर हम प्रेशर की बात करें तो जनरली हम प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स मेड ऑन अ यूनिट एरिया। यानी कि इस पूरी की पूरी जो वॉल है, इस पूरी वॉल पे जो सारे मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं डिवाइडेड, वो एवरेज फोर्स हो गई। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपका, फोर्स होता है। ठीक है, तो आपने तो क्या किया, एक एवरेज फोर्स निकाल ली, एक एवरेज फोर्स निकाल ली जो कि ये मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस वॉल पे एक्सर्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया, तो वो आपको क्या मिल गया, प्रेशर। यहाँ पे आप ये नहीं कर रहे कि इंडिविजुअल इसने जो प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया यहाँ पे डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, ये नहीं कर रहे। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो टोटल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एवरेज फोर्स जो लगा रहे हैं डिवाइडेड बाय एरिया किया आपने, तो वो क्या होता है, आपका प्रेशर होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे कि आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपका मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक व्यू के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है कि देखो, अगर आप जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर करते हो और उनका समेशन करते चले जाते हो, एक तरीके से एवरेज निकालते चले जाते हो लॉन्ग पीरियड के लिए, तो आपको क्या मिल जाता है, मैक्रोस्कोपिक व्यू मिल जाता है। मतलब एक तरीके से क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर मान लो आप ये इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल हैं उनके वो जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं इस वॉल के ऊपर वो निकालते हो और उनका फिर एवरेज कर देते हो, तो आपको टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स था, क्यों, क्योंकि आपने इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वॉल पे वो निकाला। ठीक है, और फिर उसको लॉन्ग टाइम के लिए एवरेज करते चले गए, तो आपको टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिल गया, तो वो क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक व्यू हो गया। तो ये एक तरीके से रिलेशनशिप है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, बच्चे कई बार ये प्रॉब्लम होती है यार, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं पूरे पूरे बड़े बड़े, पर उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि भाई जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ उसका बेसिकली यूज़ क्या है। ठीक है, एप्लीकेशंस तो आगे आएंगे कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, पर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में क्या बात लिखी हुई है, देखो यार मैंने आपको क्या बताया, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ऐसे लॉस की स्टडी है जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र जो प्रोसेस होते हैं या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। ठीक है, अब भाई आपको पता है कि ज़्यादातर एनर्जी जो होती है वो हमारे पास फॉसिल फ्यूल से आती है, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, डीजल हो गया, और ये क्या हैं आपके फाइनाइट रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं हैं। ठीक है, ये डिप्लीट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो अब आपको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो
नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है भाई, देखो भाई कोल में भी यही होगा, पेट्रोल में भी यही होगा कि केमिकल एनर्जी जो उनके अंदर स्टोर्ड है वो आपका फाइनली हीट में कन्वर्ट होगी, और हीट जो है वो फिर आप किसी ना किसी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो अब जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपको क्या चाहिए कि भाई एफिशिएंट प्रोसेसेस आप डेवलप कर सको, ताकि जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो अच्छे से अच्छे तरीके से हो, जिससे लॉसेस मेरे क्या हो, कम हो। अब जब आपके पास यार रूल ही नहीं होंगे, आपको रूल ही नहीं पता होंगे कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, किन नियमों का पालन करते में वो कन्वर्ट होती है, तो क्या आप ऐसे एफिशिएंट चीज़ें डिज़ाइन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको पता है यार ये रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो आप लॉसेस तो बियर कर ही नहीं सकते, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से लॉस पता होने चाहिए ताकि आप एक एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैरी आउट करवा सको जिनमें लॉसेस ना हो। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपका यही लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट में लगभग सेम चीज़ है। वो क्या कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टडी है वो हमें ऐसी चीज़ भी बताती है जो कि आप नहीं कर सकते। देखो, इसका मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि भाई कोई ऐसा हीट इंजन आप नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो। सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि आपका यहाँ पे मैकेनिकल लॉसेस हो रहे हैं, मतलब जो एनर्जी दोबारा से समझाता हूँ थोड़ा सा ये। मतलब देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपके डिवाइस की वजह से कोई लॉसेस हो रहे हैं इसीलिए आप 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। ये लॉ ऑफ नेचर है, नेचर ही इसको अलाउ नहीं करती, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लॉस वगैरह या फिर मैकेनिकल लॉस की बात नहीं हो रही कि आप उस वजह से 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। यहाँ पे लॉ ऑफ नेचर की बात हो रही है, फिजिक्स की बात हो रही है कि जो हमारी नेचर है वही इस चीज़ को अलाउ नहीं करती। तो सर्टेन ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे नेचुरली अकर नहीं हो सकते। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टडी है वो हमें ये चीज़ बताती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे प्रोसेसेस अचीव करने में लगोगे जो कि नेचर ही अलाउ नहीं कर सकती, जो कभी फिजिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकते, तो उन चीज़ों में अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है हमारे थर्मोडायनेमिक्स के नीड कि एक तो हम एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस डेवलप कर सकें पूरे लॉज वगैरह को अच्छी तरीके से जान के, और दूसरा हम ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें जो कि फिजिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपके आसपास कहाँ कहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होता है, तो भाई देखो इसके बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि बॉडी हीट की मैं बात करूं, आपको पता है कि हमारी बॉडी का एक क्या होता है, टेम्परेचर होता है जो कि मतलब मेंटेन होता है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आपको बुखार होता है। ठीक है, तो आपका एक 97 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास जो टेम्परेचर होता है वो आपके बॉडी का टेम्परेचर है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी को कॉन्स्टेंटली हीट रिजेक्ट करनी पड़ती है एनवायरनमेंट में। तो ये भी किसका एक एग्जाम्पल है, थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपके पास जैसे आपके आसपास कई सारे ऐसे अप्लाइंसेस हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए, आपके एयर कंडीशनर हो गए, चाहे वो कूलिंग एयर कंडीशनर हो या हीटिंग एयर कंडीशनर हो, रेफ्रिजरेटर हो गया आपका। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में भी पढ़नी है। आरएसी जो पूरा सब्जेक्ट है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का बहुत यूज़ है। ह्यूमिडिफायर्स हो गए, आपके प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वहाँ पे आपके थर्मोडायनेमिक्स के लॉज लगते हैं। वाटर हीटर हो गया आपका, ठीक है,
कंप्यूटर टीवी में भी देखो, जैसे क्या होता है आपका कंप्यूटर्स में फ़ैन लगे हुए होते हैं ना, आपके जो सीपीयू होता है उसमें फ़ैन लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होती है, उसको आपको डिसिपेट करना है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं भाई? ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब कुछ और एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो ऑटोमेटिव इंजन्स, भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन जो हो गए, वो इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका ऑटो साइकिल होता है, डीजल साइकिल होता है, वो थर्मोडायनेमिक्स साइकिल्स हैं जिनके ऊपर वो इंजन काम करते हैं। तो अगर आपको उन साइकिल के प्रोसेसेस के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे उन इंजन्स को, या उन इंजन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे? ठीक है, रॉकेट्स में आपका, जेट इंजन्स में थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल यूज होते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपका पावर प्लांट, पूरा का पूरा जो पावर प्लांट है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। ठीक है, सोलर कलेक्टर्स हो गए, आपके व्हीकल के डिज़ाइंस और कार वगैरह के डिज़ाइंस आपके किस पे बेस्ड होते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं, ताकि हीट डिसिपेशंस की मैं बात करूं, जो हीट जनरेट हो रही है वो कितनी जनरेट हो रही है, कितने हीट आपको रिमूव करनी है, कितने रेट से रिमूव करनी है। तो ये सब क्या है, आपके आसपास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपके लिए मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा जिससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्पस यही नहीं है सिर्फ आपको कि गेट आईईएस वगैरह के लिए तैयार करना। मैं क्या चाहता हूँ, आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आए। क्यों? क्योंकि अगर एक वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई या लाइकनेस डेवलप हो गई तो आप अपने आप ही चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी प्रकार की क्वेरी है, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मेरे को इस पे मेल कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पे, तो इसीलिए क्या होगा, मैंने ईमेल आईडी बनाई है। क्योंकि आप कमेंट करोगे वीडियो में तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि किसने किस वीडियो पे कमेंट किया है, इसलिए मैंने ये एक ईमेल आईडी बनाई है जो कि आपको अवेलेबल करा दिए। किसी भी तरीके का डाउट हो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, मेरे को ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स जो है आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।